हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हैं फ्यूचर अड्डा। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं वेब जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द एंगुलर पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल आर ए बी एंड सी। एंगुलर पॉइंट क्या हुआ? वर्टिसेस। तो ट्रायंगल ए बी सी का वर्टिसेस दे रखा है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। आपको एंगल ए बी सी के बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है। तो मान लेते हैं कि ये बाइसेक्टर कहीं एसी साइड पे जाके डी पे मिल रहा होगा। ठीक है। अब एक देसी तरीका क्या है जो लोग फॉलो करते हैं, वो ये है कि अगर मुझे एंगल एबीसी का बाइसेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, तो हम लोग इस लाइन को बोलेंगे L1, इस लाइन को बोलेंगे L2। सबसे पहले हम लोग L1 लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे जो कि कुछ इस फॉर्मेट का आएगा। ठीक है। और L2 लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे जो कि कुछ इस फॉर्मेट का आएगा। ठीक है। तो अब एंगल बाइसेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है भाई साहब a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस। मैं बताऊंगा प्लस का यूज करना है, माइनस कहां। a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब अगर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 ग्रेटर देन 0 होगा तो प्लस साइन यूज करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए। ठीक है। और नेगेटिव साइन यूज करेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए। ठीक। अच्छा, अगर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए। ठीक है। और हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए। अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है? ठीक है ना। तो देखो, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, स्लोप का यूज करने वाले हैं। कैसे? हम लोगों को पता है कि अगर ये मेरे पास लाइन M1 है, ये मेरे पास लाइन M2 है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2। ठीक है। ये बात तो पता है ना। अब मुझे ये फाइंड करना है कि भाई साहब वहां एक्यूट एंगल था कि ऑब्ट्यूज एंगल था। तो देखो, जब M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2 ग्रेटर देन 0 होता तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई साहब वहां पे एक्यूट एंगल था। और अगर M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2 लेस देन 0 होता तो हम लोग बोल देते वहां पे ऑब्ट्यूज एंगल था। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड कर सकते थे, लेकिन ये काफी लेंदी मेथड था। अब हम लोग थोड़ा शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट क्या? देखो, सबसे पहले मैं तुमसे अगर पूछूं कि तुमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है, तो मुझे नहीं पता, तुम क्या जवाब दोगे? अगर नहीं पता है तो मैं यहां बता रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि कोई रे अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो उस एंगल के अपोजिट साइड को किसी दो सेगमेंट में ब्रेक करेगा। एक सेगमेंट हो गया मेरे पास AD, दूसरा सेगमेंट हो गया मेरे पास CD। तो उन दोनों सेगमेंट का जो रेशियो होगा वो उस साइड को छोड़ के जो बाकी दो साइड बच गया उसके रेशियो के बराबर होगा। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि AD इज टू CD दोनों अदर साइड्स की रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब AB इज टू BC के बराबर होगा। मेरी बात समझ गए? मैंने बोला यार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तुम लोगों को पता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि कोई रे अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो उस एंगल के अपोजिट साइड को दो सेगमेंट में ब्रेक करेगा, एक AD दूसरा CD, और उन दोनों सेगमेंट का रेशियो जो होगा वो दोनों अदर साइड के रेशियो के बराबर होगा। ये किससे आया भाई साहब? ये आया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अच्छा, अब हम लोगों को AB लाइन और BC लाइन का लेंथ निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो AB हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट -7 -1 का स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर। अरे क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहां हम लोगों ने y2 - y1 का स्क्वायर को पहले लिख लिया और x2 - x1 के स्क्वायर को बाद में लिखा। तुम कैलकुलेट करना तो आता ही होगा ना। डिस्टेंस फॉर्मूला तो स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला बेसिक चीज है। अच्छा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी कि अंडर रूट 100, और ये हो जाएगा मेरे पास 10। ठीक है। ऐसे हम लोग BC निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई साहब?
ये हो जाएगा मेरे पास 1 - 5 यानी कि -4 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर हुआ, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास 16 + 9 का अंडर रूट यानी कि √25। √25 क्या हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। इसका मतलब AB/BC आएगा मेरे पास 10:5 यानी कि 2:1। अच्छा, AB/BC किसके बराबर था? AD/CD के। तो AD/CD क्या हो जाएगा? AD/CD हो जाएगा 2:1। ठीक है, ये बात समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को फाइंड क्या करना था? हम लोगों को फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। आपको एंगल एबीसी के बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना था। अगर मैं इनडायरेक्टली तुमसे बोल लूं कि अगर मैं बीडी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लूं तो तुम एंगल एबीसी के बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड कर लोगे? बिल्कुल, क्योंकि बीडी ही लाइन तो है एंगल एबीसी के बाइसेक्टर। ओके, तो अगर मुझे बीडी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो मुझे या तो एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए या फिर 2 पॉइंट चाहिए, ताकि मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर 2 पॉइंट फॉर्म से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लूं। मेरे पास एक पॉइंट तो है, अगर कैसे भी करके मैं डी पॉइंट निकाल लूं तो मेरे पास 2 पॉइंट आ जाएगा, बी और डी। फिर मैं आराम से बीडी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। ये बात सही है। अब मेरा पूरा फोकस होगा डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने में। ठीक है, तुम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। देखो, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर मेरे पास ये पॉइंट मान लो x1, y1 है, ये पॉइंट मान लो x2, y2 है, और मेरे पास कोई एक पॉइंट x, y है और ये m/n है, तो मैं x, y को कैसे लिख सकता हूं? x को मैं लिख सकता हूं mx2 + ny1 by m+n। ऐसे ही मैं y को लिख सकता हूं my2 + ny1 by m+n। सेम सिनेरियो यहां भी है। मेरे पास a पॉइंट है -1, -7, मेरे पास C पॉइंट है 1, 4 और मेरे पास बीच में कहीं D पॉइंट है और AD/CD का रेशियो क्या है? 2:1। ठीक है ना? तो क्या मैं D पॉइंट निकाल सकता हूं? मान लो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो x कितना हो जाएगा मेरे पास? x हो जाएगा यहां मेरे पास 2 × 1 + 1 × -1 by 2 + 1। ठीक है, और y कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 × 4 + 1 × -7 by 2 + 1। तो ये फाइनली हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/3। और ये कितना हो जाएगा? 8 - 7 और by 3 यानी कि 1/3। तो मेरे पास डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आ गए 1/3, 1/3। अब मेरे पास बी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो आराम से मैं लाइन बीडी का इक्वेशन फाइंड कर लूंगा, जो कि मैं अगले पेज में करने वाला हूं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग लाइन की इक्वेशन जब मेरे पास 2 पॉइंट होता है? देखो, y - y1 = y2 - y1 by x2 - x1 into x - x1। ऐसे निकालते हैं, जहां पे x1, y1 पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है और x2, y2 दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहां हो जाएगा मेरे पास y - 1 = 1/3 - 1 by 1/3 - 5 into x - 5। ठीक है, हम लोगों ने x1, y1 माना 5, 1 को और x2, y2 माना 1/3, 1/3 को। तो ये हो जाएगा मेरे पास y - 1 = 1 - 3/3 by 1 - 15/3। एलसीएम ले लिया ना, और यहां हो जाएगा मेरे पास x - 5। देखो, तो 3 कट जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास y - 1 = -2 by -14 into x - 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा और यहां हो जाएगा मेरे पास 1/7। ठीक है, तो y - 1 = x - 5/7। 7 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा? 7y - 7 = x - 5। इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा? 7y = x - 5 + 7 यानी कि 7y = x + 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक लाइन है भाई साहब जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, उस लाइन का स्लोप 0 हो जाएगा, ये बात में समझ में आ गया। अच्छा, और क्या बोला जा रहा है? एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P। अच्छा, ये पॉइंट P से पास कर रहा है, जो कि है h, k। तो क्या तुम इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म से? क्या होता है भाई साहब पॉइंट स्लोप फॉर्म? पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y - y1 = m into x - x1। जहां पे x1, y1 वो पॉइंट होता है जहां से वो लाइन पास कर रहा होता है और m स्लोप होता है। तो y - y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे?
के हो जाएगा इज इक्वल टू एम क्या है 0 और यहाँ x माइनस एस, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा y माइनस के इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू के मेरे पास एक लाइन आ चुका है। अब देखो क्या बोल रहा है, इस लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है y इज इक्वल टू एक्स और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो भाई साहब मेरे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल बनने वाला है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स है, ये मेरे पास y इज इक्वल टू के है और ये मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब ये जो ट्रायंगल बनना है ना उसका एरिया h स्क्वायर है, तो फिर आपको लोकस बताना है पॉइंट P का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये तीनों वर्टिसेस फाइंड करते हैं। तो भाई साहब ये वर्टिसेस क्या हो जाएगा, ये वर्टिसेस निकलेगा y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू के इंटरसेक्शन से, तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू के आ गया और y इज इक्वल टू के तो था ही, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास हो जाएगा k कॉमा के। अब इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला पॉइंट निकलेगा y इज इक्वल टू के और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से, तो यहाँ से x प्लस के इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी x हो जाएगा 2 माइनस के और y तो k था ही। अब ये वाला पॉइंट निकलेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से, y इज इक्वल टू एक्स यहाँ पुट करेंगे तो x प्लस x इक्वल टू 2 यानी 2x इज इक्वल टू 2 यानी कि x इज इक्वल टू 1। अब चूंकि y इज इक्वल टू x इसलिए y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 1,1। अब देखो अगर तुम्हारे पास तीनों वर्टिसेस हैं तो क्या तुम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल। कैसे निकालेंगे, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और बाहर में एक मॉड लगा देंगे। अच्छा ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट और ये क्या है, ये है मॉड, ठीक है ना। ये लिख ही देता हूं यहाँ पे, ये है भाई साहब डिटर्मिनेंट और ये है मेरे पास मॉड, ठीक है। अच्छा अब आपसे बोला क्या जा रहा था कि ये जो एरिया होगा ना वो एच स्क्वायर के बराबर होगा, क्वेश्चन में दे रखा है तो ये एच स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा x1 y1 क्या होगा, x1 y1 हम लोग 1 को मान लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 1 और यहाँ 1 तो था ही। x2 y2 हम लोग मान लेते हैं किसको, k को, k और यहाँ 1 था ही। अच्छा x3 y3 इसको मान लेते हैं हम लोग 2 माइनस के और k और यहाँ 1 था ही और यहाँ हाफ था और यहाँ मॉड था इज इक्वल टू एच स्क्वायर था। हम लोग को इसको सॉल्व करना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। अब देखो हम लोग एक काम करते हैं, 2 को उधर भेजते हैं तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 के 1 2 माइनस के 1 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास प्लस 2 एच स्क्वायर, ठीक है। अब इस मॉड को हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 के 1 और 2 माइनस के 1। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1, अच्छा यहाँ पे के माइनस के, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता है ना। अच्छा -1 के इंटू 1 के और माइनस 2 माइनस के इंटू 1 यानी यहाँ 2 माइनस के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो +1, अच्छा यहाँ हो जाएगा मेरे पास के इंटू के स्क्वायर और माइनस के इंटू 2 माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो भाई साहब के माइनस के 0 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास -1 इंटू के -2 और यहाँ हो जाएगा प्लस के प्लस 1, यहाँ हो जाएगा मेरे पास के स्क्वायर -2 के और प्लस में हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली -1 2k -2 प्लस 1 2k स्क्वायर -2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर। तो भाई साहब ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा मेरे पास -2k प्लस 2 प्लस 2k स्क्वायर -2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर। अब अगले पेज पे चलेंगे एक लाइन और सॉल्व करके, तो यहां हो जाएगा मेरे पास 2k स्क्वायर -4k प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास k स्क्वायर -2k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास k -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एच स्क्वायर। अब देखो k -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, एच स्क्वायर पॉजिटिव है, तो प्लस ले कि माइनस ले, प्लस लेंगे, ठीक है। तो k -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एच स्क्वायर। माइनस कब लेते, जब इन दोनों में से कोई एक निगेटिव होता है, अगर दोनों का दोनों निगेटिव होता तो फिर हम लोग प्लस लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, दोनों साइड अंडर रूट लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास k -1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ h, क्योंकि जब अंडर रूट लगाते हैं तो बाहर जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो मॉड के साथ आता है, ठीक है ना। देखो अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास मॉड x होने वाला है, ठीक है। तो अब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, इसका मतलब k -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस h, इसका मतलब k -1 इज इक्वल टू h और k -1 इज इक्वल टू माइनस h।
हम लोगों को निकालना क्या था, हम लोगों को निकालना था एंगुलर पॉइंट पी का लोकस। अब एंगुलर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास एच कॉमा के। अब हम लोगों ने एच और के में रिलेशन निकाल लिया है, तो एच को एक्स से रिप्लेस करेंगे और के को वाई से। तो यहां मेरे पास कितना हो जाएगा, यहां मेरे पास हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स और यहाँ y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएगा, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू वन माइनस वाई और यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू वाई माइनस वन आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू वन माइनस वाई किस ऑप्शन में भाई साहब, देखो ये बी ऑप्शन में। कैसे, क्योंकि देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन और ये ए ऑप्शन में है। चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। अच्छा तुम लोग इससे तो कंफ्यूज नहीं हो ना, मैंने यहाँ पे एच को एक्स से रिप्लेस क्यों किया और के को वाई से, अरे यही तरीका तो होता है। जिस पॉइंट का हम लोगों को लोकस निकालना होता है उसको हम लोग एच कॉमा के मानते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ दे रखा है एच कॉमा के, फिर एच और के में रिलेशन निकालते हैं, फिर एच को एक्स से रिप्लेस करते हैं और के को वाई से, और जो मेरे पास इक्वेशन आता है वही लोकस होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू एंगुलर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो मेरे पास ये ट्रायंगल एबीसी है, इसका एक एंगुलर पॉइंट रहा मेरे पास ए जो कि है 2,-3 और दूसरा एंगुलर पॉइंट बी जो कि है -2,1। ठीक है, इफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मूव्स ऑन दिस लाइन, सेंट्रॉइड जो है ट्रायंगल का वो 2x + 3y = 1 पे मूव कर रहा है, देन द लोकस ऑफ एंगुलर पॉइंट सी इज गिवन बाय। तो फिर आपको एंगुलर पॉइंट सी का लोकस निकालना है, मतलब आपको वर्टिसेस सी का लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को हम लोग एच कॉमा के मानते हैं, तो यहाँ हम लोग इसको एच कॉमा के मानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट वर्टिसेस जो कि है 2 प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड वर्टिसेस प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टिसेस बाय 3। सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, y coordinate of first vertices plus y coordinate of second vertices plus y coordinate of third vertices by 3। तो यहां सिंप्लीफाई कर लो तो इसे कट जाएगा, x इज इक्वल टू h बाई 3 हो जाएगा और यहां से y इज इक्वल टू k माइनस 2/3 हो जाएगा। अच्छा अब चूंकि ये सेंट्रॉइड इस लाइन पे मूव कर रहा है, इसका मतलब x की जगह हम लोग h/3 यहां पुट कर सकते हैं और y की जगह ये हम लोग यहां पुट कर सकते हैं, पुट कर लेते हैं। तो भाई साहब 2x + 3y इज इक्वल टू 1 है, तो 2 इंटू h/3 प्लस 3 इंटू के माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2h/3 प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से फाइनली क्या हो जाएगा 2h/3 प्लस के इज इक्वल टू 3। तो हो जाएगा भाई साहब 2h प्लस 3k और बाई 3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लिया ना भाई साहब, ये हो जाएगा मेरे पास 2h प्लस 3k इज इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी कि 9। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को किस पॉइंट का लोकस निकालना था, सी पॉइंट का। ठीक है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है एच कॉमा के, तो अब एच कॉमा के को एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस करेंगे ना। तरीका क्या होता है लोकस निकालने का, सबसे पहले जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के या कुछ भी मान लो, इन जनरल हम लोग एच कॉमा के ही मानते हैं। फिर एच और के में एक रिलेशन निकालो और फिर एच को एक्स से रिप्लेस करो और के को वाई से। तो यहाँ एच को एक्स से रिप्लेस करेंगे 2x और के को वाई से, तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, यही है लोकस एंगुलर पॉइंट सी का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई साहब, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द पॉइंट P 3,6, ठीक है, पॉइंट P जो है ना 3,6 इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया लाइन y इज इक्वल टू x पे, एंड देन द इमेज ऑफ पॉइंट Q। ओके, इसका मतलब यहां पे पॉइंट Q बना और फिर इसका इमेज जो है ना लाइन y इज इक्वल टू -x के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट हुआ और एक इमेज बना Q डैश। ठीक है, तो आपको सरकमसेंटर बनाना है ट्रायंगल PQQ डैश का। क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलो। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंपल सा ये कह रहा है कि भाई साहब एक पॉइंट P है 3,6, वो रिफ्लेक्ट होता है y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में, पॉइंट बनता है Q। फिर ये पॉइंट Q रिफ्लेक्ट होता है y इज इक्वल टू -x के रिस्पेक्ट में और बनता है Q डैश। अच्छा, रिफ्लेक्शन से क्या बनता है, इमेज बनता है। अब तुम याद करो पहले वाला क्वेश्चन, पहले वाला मतलब 4th नंबर क्वेश्चन, उसमें मैंने तुमको बताया था जब किसी पॉइंट का इमेज निकालना होता है y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे Q का बन जाएगा, ये बन जाएगा 6,3। कैसे, क्योंकि Q का जो x कोऑर्डिनेट होगा ना वो P का y कोऑर्डिनेट होगा और Q का जो y कोऑर्डिनेट होगा ना वो P का x कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, जब y इज इक्वल टू -x के रिस्पेक्ट में हम लोग को इमेज चाहिए होता है तो क्या करते हैं, तब भी इंटरचेंज करते हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो Q डैश का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो कि है 3।
और क्यू डैश का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, जो कि है 6। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे यहां पी क्यू लाइन का स्लोप पूछूं तो क्या तुम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। तो मैं पी क्यू लाइन के स्लोप को मान लेता हूं m1, जो कि हो जाएगा y2 माइनस 7 बाई x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस 6 बाई 6 माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 3 बाई 3 यानी कि माइनस 1। अच्छा, अगर मैं क्यू क्यू डैश लाइन का स्लोप पूछूं जिसको मैं m2 बोल रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस 7 यानी कि माइनस 6 माइनस 3, ठीक है, बाई x2 माइनस x1 यानी कि माइनस 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 9 बाई माइनस 9 यानी कि 1। एक बात बताओ, क्या m1 इंटू m2 यहां से माइनस 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब पी क्यू और क्यू क्यू डैश परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर किसी दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, इसका मतलब पी क्यू और क्यू क्यू डैश परपेंडिकुलर है, तो ये भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। ऑलराइट, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो फिर इसका सर्कम सेंटर कहां होगा? इसका सरकम सेंटर होगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे। अच्छा, तो सरकम सेंटर जो है ना, इसका लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सरकम सेंटर जो है वो हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्या है? पी क्यू डैश। अच्छा, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू डैश। ठीक, तो यहां मैंने पी क्यू डैश और क्यू का कोऑर्डिनेट लिख दिया है। अब हम लोग आराम से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं पी और क्यू डैश का। मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू डैश बाई 2। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू डैश का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू डैश बाई 2। ये हो जाएगा मेरे पास 0,0 यानी कि ओरिजिन। तो ओरिजिन हो जाएगा इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Let D1 and D2 be length of any perpendicular drawn from any point of the line this upon the line this and this। तो इस लाइन के किसी एक पॉइंट से, इसको मैं a, b मान रहा हूं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, उसका लेंथ आता है D1, और इसी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, उसका डिस्टेंस आता है मेरे पास D2, या फिर लेंथ आता है D2। आपको बताना है D1 और D2 में क्या रिलेशन है। क्या D1 D2 से बड़ा है? क्या D1 D2 के बराबर है? क्या D1 D2 से छोटा है? या फिर D1 इज इक्वल टू 2 D2 है? तो इसी को हम लोगों को फाइंड करना है। अब चूंकि ये तीनों पैरेलल लाइंस तो है नहीं, अगर पैरेलल लाइंस होते तो आराम से डिस्टेंस निकल जाता। अब ये पैरेलल लाइंस नहीं है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करो, सबसे पहले ए और बी यहां पुट करो, क्योंकि इसी लाइन पे नहीं ये पॉइंट है, तो पुट करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मेरे पास 7a माइनस 9b प्लस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब 7a यहां से आ जाएगा मेरे पास 9b माइनस 10 के बराबर। इसका मतलब a आ जाएगा मेरे पास 9b माइनस 10 बाई 7 के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, सबसे पहले इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो और उसकी डिस्टेंस निकालो। सबसे पहले तुमको ये पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बता रहा हूं अगर नहीं पता है तो। अगर हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, किसी पॉइंट x1 y1 से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 टू एनी लाइन हुज इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। तो एक बात बताओ, जब D1 मेरा परपेंडिकुलर लेंथ होता तो x1 y1 क्या होगा? a, b, और लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो निकाल लेते हैं D1। D1 क्या हो जाएगा मेरे पास? यहां से D1 हो जाएगा भाई साहब मेरे पास 3a प्लस 4b माइनस 5 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3a प्लस 4b माइनस 5 बाई अंडर रूट 9 प्लस 16 यानी कि 25। तो फाइनली मेरे पास D1 यहां से निकल के आ जाएगा 3a प्लस 4b माइनस 5 बाई 5। तो ये मेरे पास D1 आ गया। इसी तरीके से D2 निकाल लेते हैं अगले पेज में। अब D2 निकालने के केस में मेरे पास x1 y1 क्या होगा? a, b होगा। और लाइन की इक्वेशन क्या होगी? लाइन की इक्वेशन होगी मेरे पास 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा 12x प्लस 5y माइनस 7
इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास d2 क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 12a प्लस 5b माइनस 7 बाई अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास 12a प्लस 5b माइनस 7 बाई अंडर रूट 144 प्लस 25 यानी कि 169, और अंडर रूट 169 होता है 13, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 12a प्लस 5b माइनस 7 बाई 13। तो d1 मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, और d2 मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। अब हम लोग d1 और d2 में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले जरा d2 को अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब 12a प्लस 5b माइनस 7 बाई 13। अच्छा, अब एक बात बताओ, पहला 3 ऑप्शन क्या है? पहला 3 ऑप्शन है d1 इज ग्रेटर देन d2, d1 इज इक्वल टू d2 और d1 इज लेस देन d2। अच्छा, तो इन तीनों ऑप्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग d1 माइनस d2 निकाल लेते हैं। अगर d1 माइनस d2 ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d1 इज ग्रेटर देन d2 हो जाएगा कि सिंप्लीफाई करने के बाद। अरे समझ में आया? देखो यहाँ पे अगर d1 माइनस d2 ग्रेटर देन 0 होता तो d1 इज ग्रेटर देन d2 हो जाता, जो कि पहला वाला ऑप्शन होगा। अगर d1 माइनस d2 0 हो जाएगा तो d1 इज इक्वल टू d2 हो जाएगा, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन होता। और अगर d1 माइनस d2 लेस देन 0 होगा तो d1 इज लेस देन d2 हो जाएगा, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन होगा। तो अगर मैं d1 माइनस d2 निकाल लूं और पता कर लूं कि भाई साहब वो ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन 0 है, मैं फाइंड कर सकता हूं पहला तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा, मान लो d1 माइनस d2 कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आया, अरे 0 नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया, ए और बी या फिर ए और बी दोनों की टर्म्स में आ गया, तो फिर हम लोग चौथा वाला ऑप्शन भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना। देखो, तो d1 माइनस d2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 4b माइनस 5 बाई 5 और माइनस 12a प्लस 5b माइनस 7 बाई 13। एलसीएम ले लेते हैं ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 65, यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 3a प्लस 4b माइनस 5 और माइनस 5 इंटू 12a प्लस 5b माइनस 7, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा मेरे पास फाइनली, ये फाइनली हो जाएगा मेरे पास 39a प्लस 13 इंटू 4b कितना हो जाएगा 52b और माइनस 13 इंटू 5 65, यहां हो जाएगा मेरे पास माइनस 60a, ठीक है, माइनस 25b और प्लस 35 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 65। अच्छा एक बात बताओ, ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा 39a माइनस 60 यानी कि माइनस 21a प्लस 52b माइनस 25b यानी कि 27b और माइनस 65 प्लस 35 यानी कि माइनस 30 और बाई में 65। अब हम लोग उस रिलेशन का यूज करेंगे जो कि हम लोगों ने ए और बी के बीच में निकाला था, जो कि अगले पेज में करने वाले हैं। अब यहां तक आने के बाद हम लोग ए की जगह 9b माइनस 10 बाई 7 पुट करने वाले हैं। तो यहां हो जाएगा मेरे पास माइनस 21 इंटू 9b माइनस 10 बाई 7 प्लस 27b माइनस 30 बाई 65। तो ये कटने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो माइनस 3 इंटू 9b माइनस 10 प्लस 27b माइनस 30 बाई 65। तो ये मेरे पास फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 27b प्लस 30 प्लस 27b माइनस 30 और नीचे में 65। तो भाई साहब माइनस 27b प्लस 27b कट जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 0। इसका मतलब मेरे पास फाइनली d1 माइनस d2 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब d1 इज इक्वल टू d2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स आर नेचुरल नंबर। मैं लिख ही लेता हूं ना। तो एस है मेरे पास सेट ऑफ पॉइंट्स। एस क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स हुज एब्सिसा, स्पेलिंग सही है ना, एंड ऑर्डिनेट्स, जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स नेचुरल नंबर है। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है P बिलोंग्स टू S। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, P बिलोंग्स टू S सच दैट सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज मिनिमम। अच्छा, P S से बिलोंग करते आप लोगों ने नोट करके रख लिया है। P से किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस और किसी दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस का सम मिनिमम है। एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है मेरे पास 8,0 और दूसरा पॉइंट क्या है 0,12। तो P मान लेते हैं यहां पे। तो P से इस पॉइंट के डिस्टेंस और इस पॉइंट के डिस्टेंस का सम मिनिमम है। तो एक बात बताओ, P पॉइंट क्या इन दोनों को जोड़ने वाले लाइन पे लाई करेगा? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, सोचने की कोशिश करना। मान लो P इन दोनों पॉइंट को जोड़ के रखने वाले लाइन पे लाई नहीं करता है। P कहीं यहां लाई करता है, P कहीं यहां लाई कर रहा है, P कहीं यहां लाई कर रहा है। तो तुम जोड़ के देखो, क्या दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, या फिर दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, या फिर दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस। अच्छा, इसका मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ गया
कि P कहीं ना कहीं उन दोनों पॉइंट को जोड़कर रखने वाली लाइन पे ही लाई करने वाला है। अब जरा इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस कर देते हैं। तो देखो मेरे पास ये रहा 8,0 और ये रहा मेरे पास 0,12। तो इन दोनों को अब जोड़ भी देते हैं। तो P कुछ यहां होगा या फिर यहां होगा, चाहे यहां होगा कहां? अब इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन नहीं, P तो भाई साहब S में लाई करता है। और S क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स हुज एब्सिसा इन ऑर्डिनेट्स आर नेचुरल नंबर। इसका मतलब P पॉइंट वही पॉइंट होगा जो कि 0,12 और 8,0 को जोड़ने वाली लाइन पे भी लाई करेगा, और उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों का दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, तो अब मैं कैसे भी करके इस लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूं, क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट है ही। तो अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख लूंगा तो मुझे ये तो पता है कि P पॉइंट जो भी आएगा वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि P पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहा है ना। अच्छा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बाई इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस जो कि है 8 प्लस y बाई इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो कि है 12 इज इक्वल टू 1। अब मुझे ऐसे P पॉइंट चाहिए जो कि सेट S में भी लाई कर रहे हूं। सेट S क्या था? सेट S था उस सारे पॉइंट्स का सेट जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेचुरल नंबर है, और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन उस लाइन की इक्वेशन से आया है जिसपे P पॉइंट लाई करने वाला है। अच्छा, तो देखो बारी बारी से करके हम लोग चेक करते हैं। तो अगर हम लोग y9 पुट करें तो मेरे पास x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 9/12। तो भाई सब काटो इसको, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 8 इंटू 4 माइनस 3 यानी 1/4। तो ये हो जाएगा 2। जब मेरे पास x2 होगा तो y9 हो जाएगा, इसका मतलब 2,9 एक पॉइंट आ गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो x कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1 माइनस 6/12। ये हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस हाफ, तो 8 इंटू हाफ यानी कि 4। तो अगर मेरे पास x 4 होगा तो y 6 होगा, यानी कि 4,6 दूसरा पॉइंट आ गया। अच्छा, तीसरी बात, y इज इक्वल टू 3, तो x क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1 माइनस 3/12। तो भाई साहब ये यहाँ पे 4 आ जाएगा कटने के बाद, ये हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 1/4, यानी कि ये हो जाएगा भाई साहब 8 इंटू 3/4। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब x 6 होगा तो y 3 होगा। इसका मतलब 6,3 ये तीसरा पॉइंट होगा। तो मुझे 3 पॉइंट मिला है। और भी कोई पॉइंट है क्या? नहीं, और कोई पॉइंट नहीं है, तुम चेक करके देख सकते हो। इसका मतलब 3 पॉइंट्स होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है।